डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ANTS का फुल टेस्ट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। आइडेंटिफाई द स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद इंसुलिन रिसेप्टर ऑन इट्स सरफेस। अब नॉर्मली हमें पता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स एडिपोसाइट्स में भी होता है और हेपेटोसाइट्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा कनेक्टिव टिश्यू। जब भी आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पूछेंगे और वो भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में है ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज और एडिपोस टिश्यू है। एडिपोसाइट्स ही बेस्ट आंसर होगा क्योंकि उन्होंने यही पूछा है। ओके, एडिपोसाइट्स के सरफेस में इंसुलिन रिसेप्टर होता है और एडिपोसाइट क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को कलेक्ट करके उसे कन्वर्ट करके फैट बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। लिपिड का सिंथेसिस करता है। क्लियर? और लिपिड और फैट में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी लिपिड अगर एनिमल सेल स्टोर करते हैं तब उसे हम फैट बोलते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा कि इसमें बेस्ट आंसर है एडिपोसाइट्स। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इनकरेक्ट क्या है। ओके, LH इंड्यूसेस रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। यस, ये करेक्ट है क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके उसको ओवम निकालते हैं और हम एक प्रोलिफरेटिव फेज में एक ऐसा स्टेज आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी स्टेज, जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। तो ये करेक्ट है। प्रोलिफरेटिव फेज इज characterized by the increase of production of estrogen. Yes, correct. Because proliferative phase में क्या होता है, जब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है, ये तो ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है वो स्टार्ट करता है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन। एस्ट्रोजन जैसे ही ब्लड में इंक्रीज होना शुरू होता है, इट गिव्स पॉजिटिव सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। तब हाइपोथैलेमस क्या करता है, FSH और LH दोनों का परसेंटेज ब्लड में ज़्यादा इंक्रीज कर देता है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा था। जैसे ग्राफिन फॉलिकल बना, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होना शुरू हो गया, देन ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल मिलता है कि अब ये ओव्यूलेशन होने वाला है। तब वो FSH और LH का परसेंटेज राइज करा देता है। तो इसका मतलब ओव्यूलेटरी जो स्टेज है प्रोलिफरेटिव फेज में, उसमें एस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, FSH भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और साथ ही साथ LH भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट जो LH है वही रिस्पॉन्सिबल है LH सर्च के लिए। दैट इज LH सर्च से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जो कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा था। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। नो, कॉर्पस ल्यूटियम बनता किससे है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से। रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकम। ओके, उसे रेमनेंट ऑफ जो ग्राफिन फॉलिकल है उसे ठीक करने का जो रोल है उसका है LH का है, वो उसे ठीक करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी है जिसमें ल्यूटिन पिगमेंट रहता है, सेम लाइक मैक्यूलर ल्यूटिया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन टुगेदर विथ एस्ट्रोजन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ, ये गलत है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट नहीं होना चाहिए बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे होना था, एस्ट्रोजन नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे तो ऑप्शन में हमारा क्या लिखा है कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ये आपको आंसर मार्क करना था। नंबर डी, बोथ LH एंड FSH अटेन पीक लेवल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका 152 क्लियर है। अब हम 153 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 153 आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है, जिसका वो पेज नंबर ऑलमोस्ट इन 324 उससे लिया गया है। द लाइट रेज इन द विजुअल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इंपल्सेस इन रॉड्स एंड कोन्स। द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स फोटोपिगमेंट्स इन द ह्यूमन आईज आर कंपोज्ड ऑफ। तो इसमें आपको मार्क करना था रेटिनल एंड ऑप्सिन। मैं तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ, रेटिनल ऑप्सिन के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स है इसमें जिसमें डाउट रहता है। हमें एक चीज याद रखना, पहला तो व्हाट इज रेटिनल। रेटिनल इज डिराइवेटिव ऑफ विटामिन A, रेटिनॉल। तो रेटिनल क्या है, दिस इज डिराइवेटिव ऑफ विटामिन A, रेटिनॉल। रेटिनॉल से रेटिनल बनता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ऑफ विटामिन A है, तो इसको और एक पॉइंट आ सकता है, दिस इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन A। अनदर पॉइंट, इसमें एक चीज और याद रखना है, जो रेटिनल है वो एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट एब्जॉर्ब करने वाला जो मॉलिक्यूल है, लाइट एब्जॉर्ब करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो रेटिनल है। ठीक है, एब्जॉर्ब्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये पहली बार यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये याद रखना है। ऑप्सिन क्या है, ऑप्सिन एक प्रोटीन है। जैसे कि कोन्स में क्या होगा, आइडोप्सिन, और रॉड्स में होता है रोडोप्सिन।
ऑप्सिन के अंदर रेटिनल रहता है, ना रेटिनल के अंदर ऑप्सिन रहता है। तो याद रखना है ऑप्सिन के अंदर रेटिनल रहता है। अगर ये ऑप्सिन है, दिस इज ऑप्सिन, ओके, यहाँ पे होगा रेटिनल, रेटिनल इसके अंदर होगा, तुम्हें याद रहेगा फिर, क्लियर। इंटरनल डिस्क के अंदर रहता है, वो याद रखना है। दूसरा और एक पॉइंट जिसमें डाउट आता है, द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया लेंस जनरेटेड पोटेंशियल्स इंपल्सेस इन द रॉड्स एंड कोन्स। हमेशा याद रखना रेटिना में 7 लेयर्स होता है, तो लाइट जब भी क्रॉस करता है तो कॉर्निया से पास होकर एक्वस ह्यूमर, उसके बाद पहुंचेगा कहाँ पे, प्यूपिल, फिर आएगा लेंस में, फिर आएगा विट्रस ह्यूमर, उसके बाद 7 लेयर्स मिलते हैं। ओके, तो 7 लेयर्स में पहला ही क्या आएगा तुम्हारा, पहला गिरेगा गैंग्लियोनिक सेल्स, उसके बाद तुम्हारा मिलेगा एमेक्राइन, उसके बाद मिलेगा बाइपोलर, फिर हॉराइजेंटल सेल्स, फिर फोटोरिसेप्टर जो कि रॉड्स एंड कोन्स होगा। वहां पे रेटिनल उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर ऑप्सिन जो है उसका कन्फर्मेशन बदलेगा। वहां पे लिखा है देखना, डिसोसिएशन ऑफ दिस। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, जो ऑप्सिन है थोड़ा सा ऐसे रहता है जैसे रेटिनल एब्जॉर्ब करता है लाइट, तब वो सिस टू ट्रांस में कन्वर्ट होता है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये चीज, हाँ, सिस टू ट्रांस कन्फर्मेशन में जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये कन्फर्मेशन चेंज होते ही ऑप्सिन अपना जो है, जो उसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा फैल जाता है। फैलते ही वहाँ पे जो स्टिमुली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुली इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज करंट। अब वो ठीक उल्टा आएगा, फोटोरिसेप्टर से बैक आएगा हॉराइजेंटल सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स, फिर आएगा एमेक्राइन सेल्स, फिर गैंग्लियोनिक सेल्स, फिर ऑप्टिक नर्व दैट इज सेकेंड क्रेनियल नर्व, यहाँ से होके ब्रेन में जाएगा इन विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाने के बाद ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा, जो इमेज ऑलरेडी रेटिना में बन चुका है, उसके बाद हमें बेस्ड ऑन द प्रीवियस मेमोरी हमें वो चीज़ दिखता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। थ्रो जो मैंने बोला एक बार वो सुन लेना, रिपीट करके सुन लेना, तब तुम्हें ध्यान रखेगा और बहुत सारा पॉइंट्स इसमें कवर हो जा रहा है। क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 154 डिस्कस करेंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से दिया गया है। इसमें आप देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एमनियोसेंटेसिस इज द डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बाय टेकिंग आउट एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें है इनकरेक्ट बोला है। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर क्या है, जब प्री नेटल कुछ भी हमें जानना है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद या तो 3 मंथ्स के बाद हम एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। एक फ्लूइड होता है जो कि फीटस के आसपास होता है। उस फ्लूइड में कुछ केमिकल्स मिलेंगे, साथ ही साथ उसमें लूज फीटल सेल्स मिलते हैं, जो कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम में कुछ सेल्स अगर छूट गए तो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो हमें सोनोग्राफी करके ही, या एक प्रोसीजर है जिससे हम उसको फ्लूइड को निकाल के ला सकते हैं, उसका केमिकल टेस्टिंग करेंगे, साथ ही साथ हमें वो लूज फीटल सेल्स भी मिल जाएगा। फिर हम उस फीटल सेल्स को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका क्रोमोसोम जो होगा ब्रस्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होगा अंडर माइक्रोस्कोप। पेज नंबर 92 में देखना, तुम्हारे एनसीईआरटी 12 में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल स्टडी को कैरियोटाइपिंग भी बोलते हैं। तब हम हर एक क्रोमोसोम को स्टडी करके निकाल सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर हमें और स्टडी करना है कि और क्या मेन प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ और डीएनए में कोई पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऐसा कुछ है क्या, तब हम डीएनए को आइसोलेट करके फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करके फिर स्टडी कर सकते हैं। ओके, इतना याद रखना। दैट मीन्स एमनियोसेंटेसिस से हम मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन तो होता है लेकिन इलीगल है इंडिया में, हम मेनली क्या निकालते हैं, जेनेटिक डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक क्लाइनफेल्टर है क्या, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम, ये सब, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब। अगर कुछ और डिफॉर्मिटीज है, लाइक यहाँ पे चिन का कुछ प्रॉब्लम है, या तो क्लेफ्ट पैलेट है, या कुछ और एबनॉर्मलिटीज है, वो हम एमनियोसेंटेसिस के थ्रू निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। फाइन। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज टर्म्ड एज गिफ्ट। नो, गिफ्ट नहीं है, इसमें होना चाहिए था गिफ्ट। मैं मार्कर ले लेती हूँ, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ये इसमें होना चाहिए था गिफ्ट, GAFT, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम ओवम को किसी से कलेक्ट करते हैं, किसी भी फीमेल में अगर ओवम बन नहीं रहा है किसी कारण, तब हम किसी और फीमेल से वो ओवम लेते हैं, फिर हम उसे फेलोपियन ट्यूब में रखते हैं फॉर इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो मतलब गैमेट फ्यूज करेगा बॉडी के अंदर। ओके, तो इसमें ये होना था, इसलिए इनकरेक्ट है। आंसर आपको बी ही मार्क करना था क्योंकि आपको इनकरेक्ट चूज करने के लिए बोला। पीरियडिक एब्स्टिनेंस इज अ नेचुरल मेथड इन विच कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 of the menstrual cycle where the ovulation could be expected. Actually 10 to 17 क्या है, पेज नंबर 50 में चले जाओ, वहां पे जाके देखो 14th डे में नॉर्मली ओव्यूलेशन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेजेस। तो 14th के
3 दिन पहले और 14 के 4 दिन बाद, तो ये फेज होता है 10 to 17, जहाँ पे LH भी बहुत हाई रहता है, ओव्यूलेशन का टाइम है, ये किसी भी आगे पीछे इधर हो सकता है, इसीलिए फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं उसे। उस फर्टिलिटी पीरियड में किसी भी तरह से सीमेन एंटर नहीं करना है सिस्टम में, नहीं तो कंसीव हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन। यस, लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है जब लैक्टेटिंग पीरियड में मदर रहती है आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो प्रोलैक्टिन का जो परसेंटेज है ब्लड में बहुत हाई रहता है, वो एक नेगेटिव सिग्नल देता है गोनाडस को, हाइपोथैलेमस को, तब वो सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH और LH के सिक्रीशन से रोक देता है। FSH LH अगर नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरियन साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, और उसी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होने का सवाल ही नहीं उठता। जब एस्ट्रोजन ही नहीं है तब एंडोमेट्रियम थिकनिंग होगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन तो फिर आएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली इधर ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और इधर मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा है, विच स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द सीवेज वाटर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब आपको मार्क करना था सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब भी हम सीवेज वाटर कलेक्ट करते हैं, ड्रेन का पानी हम एक बड़े से टैंकी में रखते हैं, और मेन काम होता है उसमें से जो विजिबल वेस्ट है, सपोज कुछ भी प्लास्टिक है या तो किसी का चप्पल है या कुछ भी एनीथिंग, स्टिक्स है या तो उसमें पत्थर है, कंकर, एनीथिंग, ग्रीट वीट है, वो सब हमें क्लियर आउट करना है। कुछ देर बाद उसका जो सुपरनेटेंट वाटर होगा, सुपरनेट मतलब ऊपर उठा हुआ पानी है, वो हम नेक्स्ट टैंकी की तरफ मूव करेंगे। वहां पे एक चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ड्रेन के पानी में, सीवेज वाटर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है बहुत कम है, जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स, वो अभी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हें उसे ग्रो करवाना है जिससे कि वो तुम्हारे ऑर्गेनिक मैटर को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करके उसे डिग्रेड कर पाए। तो तुम करोगे क्या? उस टैंकी में जिसमें हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, उसमें हम करते क्या है, एरिएशन करेंगे, दैट मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे, उसे अच्छे से एक एजिटेटर से घुमाना है। एजिटेटर समझते हो ना, ऐसे एक चीज रहेगा, स्टीरर बोलते हैं जैसे, जैसे बायोरिएक्टर में होता है, तो उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ऑक्सीजन हर तरफ पहुंच जाए। जो पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट एरोबिक माइक्रोब्स है, एनारोबिक भी रहेगा, एरोबिक माइक्रोब्स है, इट इंक्लूड सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई, हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स बोलते हैं, वो ग्रो करना शुरू करेगा। जैसे वो ग्रो करेगा, आफ्टर सम टाइम वो फ्लॉक्स प्रोड्यूस करेगा। फ्लॉक इज अ मैशवर्क ऑफ फंजाई एज वेल एज एरोबिक बैक्टीरिया, जो एरोबिक कंडीशन में ही ग्रो करेंगे। एनारोबिक वाले ग्रो नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे वो माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन मिलने के बाद वो पानी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है, ज़्यादातर तो ह्यूमन एक्सक्रीटा ही रहता है, उसे वो क्या करेंगे, डिग्रेड करना, डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर आउट होगा। इधर तुम्हारा BOD बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड था क्योंकि तुमने सीवेज वाटर कलेक्ट किया था, तो BOD हाईली पॉल्यूटेड इज अराउंड 7 to 9 रेंज होगा, तो वो पीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। तब उसको माइक्रोब्स के थ्रू तुमने डिग्रेड करा के ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस किया, और जब BOD 1 आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाई BOD रिड्यूस्ड होकर BOD 1 आएगा, तब मान सकते हो कि ये पानी साफ हुआ है। या तो 1 तक आने के बाद तुम उसको डायरेक्टली रिवर पे छोड़ सकते हो। तो तुम्हारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया जहाँ पे हमने माइक्रोब्स यूज किया। अभी एक बात है, उसी पानी को हम सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। सेटलिंग टैंक में लेने के बाद उसे थोड़ी देर तक सेटल डाउन होने देंगे, जिससे कि जहाँ पे एजिटेटर था ना, कंटिन्यू पानी हिला रहा था, यहाँ पे तो एजिटेटर नहीं है, तो सेटलिंग टैंक में जाके उस पानी को हम थमने देंगे। जैसे वो पानी थमेगा, धीरे 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 जो भी तुम्हारे टूटे फूटे ऑर्गेनिक मैटर से डिग्रेडेड या तो माइक्रोब्स सब नीचे जाके सेटल हो जाएगा, और ऊपर का जो साफ पानी है वो हम टर्शियरी ट्रीटमेंट, बुक में नहीं लिखा लेकिन हाँ, टर्शियरी ट्रीटमेंट करने के बाद पी सकते हैं, जिसमें हम क्लोरीन डाल के UV रेडिएशन से कुछ और भी कोयला वेला ग्रीट से पास करा के वो पानी, साफ पानी पीते हैं। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पानी है वो हम डायरेक्टली रिवर में छोड़ सकते हैं, या तो हम उसे सप्लाई टैंकी में छोड़ सकते हैं, जो कि उसे घर घर तक पहुंचाएंगे। इस तरह से ये काम किया जाता है। एक चीज और कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो मिलता है वो प्राइमरी स्लज है, जिसका मेनली ऐसा कोई यूज नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर की तरह हम यूज कर सकते हैं, या तो हम बायोगैस ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से हमें स्लज मिलता है वो एक्टिवेटेड स्लज है, कि उसमें गुड अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज है, उसको हम इनोकुलम की तरह रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, या तो हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते, या तो बड़ा गड्ढा खाद के उसमें दम डाल दो एक्टिवेटेड स्लज, जैसे सेकेंडरी स्लज। फिर उसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया है
चाहे जो गोबर में भी मिल जाता है वो भी मिक्स कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो एरोबिक बैक्टीरिया को खाना शुरू करेगा और धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर को वो सॉल्युबलाइज करेगा, एसिड बनेगा, फिर गैस प्रोडक्शन होना शुरू होगा जिसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जो वीडियो सुन रहे हैं अगर कोई भी, तो एटलीस्ट उसका ये रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही हूँ, तो वो याद रखना। टर्शियरी ट्रीटमेंट बुक में लिखा नहीं है, ओके। और इसी को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और इसमें हम माइक्रोब्स भी यूज़ करते हैं, वो याद रखना। दिस इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से दिया गया है इस चैप्टर से। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू PBr 322 वेक्टर, दैट इज प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिगेज 322, एक मॉडिफाइड वेक्टर है। इट इज आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय बॉलिवर एंड रोड्रिगेज। ये तो करेक्ट है, तो मैं पूछा इनकरेक्ट, तो ये हो गया करेक्ट। इट इज मोस्ट वाइडली यूज वर्सेटाइल एंड इजिली मैनिपुलेटेड वेक्टर, यस, क्योंकि उसमें सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रखा गया, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है, उसमें एक सपोर्टेड जीन है ROP जिसे हम रिप्रेसर ऑफ प्राइमर बोलते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, दिस इज गुड वेक्टर। नेक्स्ट, इट हैज 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, यस, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है? इट डज नॉट हैव रेस्ट्रिक्शन साइट SUL1, नो, SUL1 तो है क्योंकि हमें ये पता है कि बामेच1 और SUL1 टेट्रासाइक्लिन जीन, जो टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर है, उस एरिया में इसको डाला गया है। और जो PST1 और PVO1 है वो बामेच1 में, सॉरी वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में डाला गया है। आप पेज नंबर 199 निकालोगे, और मैंने ये पिछले वीडियो में जो 19 वाला वीडियो था एग्जाम का, उसमें भी बोला था कि आप PBr 322 में जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है मेनली इन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन में, बामेच1 SUL1 टेट्रासाइक्लिन में है, PST1 PVO1 उसमें है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट उसमें है, वो याद कर लोगे। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि SUL1 नहीं है उन्होंने बोला, ये तो होता है, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए था, है ना, इट हैव, मतलब इट हैज दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 पेज नंबर 311 निकालोगे तब देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बोन्स है तो स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसमें एक चीज़ देखो, द हेड ऑफ द फेमर आर्टिकुलेट्स विथ एसिटाबुलम। एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी अगर डॉल से खेला होगा तो डॉल का कभी ये जगह छूट के बाहर आ जाता था, हम डालते हैं तो यहाँ पे कैविटी रहता है, दिस इज ग्लेनोइड कैविटी, जहाँ पे हम हाथ डालते हैं गड्ढे में। ओके, ऐसे हमारा भी होता है ग्लेनोइड कैविटी। फेमर क्या होता है, फेमर थाई बोन है, जो नीचे का पैर का एरिया होता है, जहाँ पे डॉल से खेले होगे, लेग छूट के आ गया, फिर हम डाल देते हैं ना, दिस एरिया इज व्हाट, एसिटाबुलम, ऐसे याद रख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें पूछा है कि फेमर आर्टिकुलेट्स विथ, तब आंसर होगा एसिटाबुलम। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, आप पेज नंबर उसमें चले जाओ 311 में, उसमें आप देखना स्केप्यूला करके एक पार्ट है जो एक फ्लैट बोन है और 2nd और 7th रिब के बीच में रहता है, जो हमारे पीछे की तरफ रहता है, उसका जो एक उठा हुआ एक यू शेपेड ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होगा, यू शेपेड, ठीक है, पीछे स्केप्यूला है और यू शेपेड जो पार्ट है वो एक्रोमियन है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज डेल्टोइड कैविटी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में हमारा जो ह्यूमरस है, बस सुन के रखने से होगा, ह्यूमरस में एक एरिया रहता है जो फुला हुआ है, देखो बाइसेप्स, उसी जगह पे जो अटैच एक कैविटी होता है बाइसेप्स के नीचे, उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टोइड कैविटी, या तो डेल्टोइड मसल बोलते हैं, जो ये फुला हुआ एरिया है, ओके, ह्यूमरस के एरिया में। तो ध्यान रखना, ग्लेनोइड तो मैंने कहा जहाँ पे हमारा ह्यूमरस जाके अटैच होता है जिस कैविटी में, हाथ वाले एरिया में, उसको हम ग्लेनोइड बोलते हैं। जहाँ पे फेमर जाके अटैच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में हाउ कैन होमोजाइगस प्योर लाइन्स बी ऑब्टेन्ड इन कैटल, इसमें तो बेस्ट आंसर क्या है, डी, बाय मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। हमें ये पता है कि प्योर लाइन वेराइटीज, और अगर हमें इनब्रीडिंग करना है हम सेम ब्रीड लेंगे और रिलेटेड ग्रुप्स का रिलेटेड सेम ब्रीड, इसका मतलब 4 to 6 जनरेशन अपार्ट नहीं होगा, 4 to 6 जनरेशन में ही होगा, और उसी में हम जो सुपीरियर मेल फीमेल है उसका क्रॉस कराते रहेंगे। ओके, अब इसमें एक डाउट आ सकता है कि मैम ए क्यों नहीं है, बाय मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। जब ये हमें करते हैं इसे हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉसिंग, जिसमें 4 to 6 जनरेशन अपार्ट रहेगा, जिससे हम इन ब्रीडिंग को दूर कर सकते हैं। तो इसमें जब 2 ऑप्शन ऐसे दिया जाता है, बेस्ट है कि आप यही चूज करो, क्योंकि उन्होंने बस आपको यही पूछा कि होमोजाइगस प्योर लाइन कैसे ऑब्टेन करेंगे, उन्होंने ये नहीं पूछा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने से हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे। तब हम आउट क्रॉसिंग के अगेंस्ट में अगर पूछते, या तो क्वेश्चन ऐसे रहता, हाउ कैन बी होमोजाइगस प्योर लाइन बी ऑब्टेन इन कैटल, हाउ कैन बी इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज कैन बी अवॉइडेड होमोजाइगस प्योर लाइन वेराइटी, तब जाके ये आंसर रहता। ओके, समझे? तो अगर हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है तब हम क्या करेंगे, तब 4 to 6 जनरेशन अपार्ट करेंगे और ब्रीड लेकिन सब सेम रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉसिंग एंड इज अ टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग। और हर बार देखो एनिमल हस्बेंड्री भी इतना बड़ा नहीं है, चैप्टर 167 168 से क्वेश्चन नॉर्मली आते रहते हैं। ओके, तो इसलिए एक बार पढ़ लेना और ध्यान
ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पे वो घुमा घुमा के 4, 5, 6 वैरायटी बना सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सब फुल टेस्ट में आपको शो कर दे, या तो हम हर टॉपिक से आपको वो चीज़ दे दे जिससे कि आपको नीट में कॉमन मिले। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे बायोमोलिक्यूल से। 159 में दिया है कुछ स्टेटमेंट्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स आर लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। अभी ये हो सकता है कि तुम्हें एसेंशियल फैटी एसिड एनसीईआरटी में पेज नंबर 144 में सिर्फ एराकिडोनिक एसिड मिला, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, इसलिए मैं हल्का सा एक्स्ट्रा डाली। लेकिन इसमें एक हिंट है, जब भी एक्स्ट्रा कुछ आता है पेपर में अदर देन द एनसीईआरटी, तब हमेशा याद रखना वो क्वेश्चन इजी रहता है और तुरंत तुम्हें उससे आंसर मिल जाएगा। ओके, ये टेम्परेटमेंट भी हमें ग्रो करना है जिससे कि चीज़ों को तुम समझ पाओ। तो इसमें क्या है, लिनोलिक और लिनोलेनिक दोनों ही एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी में बनते नहीं है, लेकिन हमें फूड के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ता है, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि हमारे इसमें नहीं गिरता, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फ्लेविनॉइड्स एंड अल्कलॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 146 में मेंशन है। तो ये करेक्ट है कि हमें पता है जो फ्लेविनॉइड्स होते हैं वो वेजिटेबल्स पे रहते हैं, अल्कलॉइड्स हमारे बुक में लिखा है मॉर्फिन और कोडीन, वो तो दोनों करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यस ये करेक्ट, ये भी करेक्ट है। The components common to the nucleosides and nucleotides are sugar and nitrogen base pairs, कि हमें ये पता ही है कि न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरिक एसिड रहता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं रहता। कॉमन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स और ये शुगर का ही है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि इसमें अभी चूज करना है। नाउ चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए में 1, 2, 3 और इनकरेक्ट लिखा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे करेक्ट है। 2 and 4 ये नहीं होगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। 2, 3, 4 आर करेक्ट, क्योंकि 1 इसमें पाल्मिटिक एसिड एसेंशियल नहीं है, ये एसेंशियल है और ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल में गिरेगा। ओके, तो इन दैट बेसिस आपको ये मार्क करना था, इसमें बेस्ट आंसर है डी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे जो कि आपके कॉकरोच से पूछा है। मार्क द इनकरेक्ट मैच विथ रेफरेंस टू कॉकरोच। क्रॉप फूड ग्राइंडिंग, नो, हमें पता है कि क्रॉप, अब पेज नंबर 113 में पहले जाना। हाँ, 113 में तुम देखो वहाँ पे क्रॉप एक पाउच है जिसमें वो लोग फूड को टेम्पोररी स्टोर करते हैं, फिर उसके नीचे गिजर्ड होगा जिससे वो ग्राइंड करते हैं, फिर वो जाता है इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे फूड ग्राइंडिंग नहीं होना था, इसमें क्रॉप में क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। तो मैं मार्कर लिख के इसमें लिख देती हूँ, ये टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड अगर होता तो करेक्ट होता, टेम्पोररी स्टोरेज एरिया ऑफ फूड, जो कि बर्ड्स में भी क्रॉप और गिजर्ड रहता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब भी वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में पूछेंगे तो बर्ड्स का वो यूनिक फीचर में ही गिर जाएगा, वो भी याद रखोगे। मेटाथोरेसिक विंग्स फ्लाइट में हेल्प करता है, यस, बिकॉज मेसोथोरेसिक क्या करता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग एलिट्रा या तो टेजमिना भी बोलते हैं। ओमिटिड है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कंपाउंड आई का यूनिट है, और स्पाइरिकल्स रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए। स्पाइरिकल्स बहुतों का डाउट रह सकता है, स्पाइरिकल ट्रैकिया का ओपनिंग है, ट्रैकिया के ओपनिंग को ही स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ओके, और कितने टोटल नंबर स्पाइरिकल्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स इन थॉरेक्स एंड 8 पेयर्स इन एब्डोमेन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। कभी कभी जब एक चीज़ आप याद रखना, कभी कभी हम एग्जाम के लिए भी रेडी हो रहे हैं तो हमें लगता है कि बहुत चीज़ हम देख लिए, लेकिन सुनने से बहुत याद रहता है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिले, जिससे कि आप एक बार सुन भी लोगे तो एसोसिएट पॉइंट्स भी आपको पता चल जाए। ओके, वो ध्यान रखोगे और याद भी रहता है। लेकिन 161 में अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल इन द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। तो हमें ये पता है कि यह सीक्वेंस में देखो 5 होगा, 5 में क्या है, इसमें ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन फिक्स्ड दिस रिलैक्स स्टेट, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल एक ऐसा स्टेज है जिसमें चारों चैम्बर रेस्ट में होता है और ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। जॉइंट डायस्टोल में एवी वाल्व पे ओपन रहता है, सेमिलुनर वाल्व क्लोज रहता है, वो याद रखोगे। नेक्स्ट 1 इज एसे नोड जनरस एक्शन पोटेंशियल। उसके तुरंत थोड़ी देर बाद जब वेंट्रिकल ऑलमोस्ट 70% फिलअप हो जाता है तब एसे नोड करंट जनरेट करता है और यही करंट फैल जाता है ऑरिकल्स के वॉल में। तब ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, जिससे कि जो ब्लड है 30 टाइम्स, जो 30% है उसका फ्लो वेंट्रिकल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत फटाफट ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाता है, वेंट्रिकल पूरा फिलअप हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, 2 दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में बढ़ गया और जो करंट है वो ऐसे नोड से एवी नोड से होके बंडल ऑफ से होके पुर्किंजी फाइबर्स पहुंच चुका है इन द मीन टाइम, तो ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल्स में एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। एवी वाल्व ऊपर खुला हुआ था जॉइंट डायस्टोल के टाइम में, जैसे ही ये प्रेशर गिरता है तो ब्लड ऊपर की तरफ मूव ना करे फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल, तब जो
ये है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड टुवर्ड्स द राइट पार्ट एंड बाइकस्पिड जिसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं द लेफ्ट पार्ट की तरफ है, ये दोनों बंद हो जाता है, उससे फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है लब। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएट होता है आफ्टर सम टाइम धीरे 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 प्रेशर और क्रिएट होता है और उस प्रेशर को सह नहीं पाते तो कॉर्डी टेंडन में और प्रेशर गिरता है, इधर भी प्रेशर है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वल्व है सेमिलुनर वल्व और इधर एओर्टा के अंदर लेफ्ट की तरफ एओर्टा के अंदर सेमिलुनर वल्व है, दोनों तरफ ये फोर्सफुली ओपन अप हो जाता है। तो तब ब्लड जो होता है इसमें सर्कुलेटरी पाथवे स्टार्ट करता है, राइट वेंट्रिकल से चला जाता है लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से चला जाता है बॉडी की तरफ। तब धीरे धीरे क्या होता है, फिर से वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्लाइन होना शुरू होता है जस्ट टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू राइट वेंट्रिकल एंड एओर्टा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑटोमेटिकली सेमिलुनर वल्व बंद हो जाता है, उसी से सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देता है, दैट इज डब। ओके, तो इसमें तो लास्ट ऑप्शन वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा ही, क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे ही शुरू हो गया फिर से तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल फेज आ जाएगा और नया एक कार्डिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? कार्डिक साइकिल में एक चीज याद रखना, कोइंसाइड तो करेगा ही, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ऑरिकुलर डायस्टोल कोइंसाइड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। और बुक में जाके अब तुम पेज नंबर उसमें 287 में आई थिंक उसमें प्लीज एक चीज देख लोगे, 86-87 में मिलेगा ना ईसीजी का डायग्राम, उसमें जो P to T है दिस इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फेज और T to P जो है वो जॉइंट डायस्टोल है, वो याद रखना। T to P नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तब हार्ट रेस्ट कर रहा है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन से पूछा गया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो एक चीज करना, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, फिर रॉन्ग, फॉल्स, ट्रू, ये सब पे ध्यान देना। ओके, ज्यादातर तो यही डालते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स इन कंपेरिजन टू जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। यस, अगर तुम देखोगे इन केस ऑफ सपोज ये हमारा वो है कॉर्टेक्स एरिया है और ये मेरा मेडुला एरिया है, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारे वो मिलेंगे नेफ्रॉन मिलेंगे, तो इस एरिया में अगर तुम्हें दिखेगा लंबा सा लूप ऑफ हेनले है तो तुम समझ जाओगे जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। अगर छोटा सा एक मिलेगा तो तुम समझ जाओगे लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, यहाँ तक भी रह सकता है, तब तुम समझ जाओगे दे आर टॉकिंग अबाउट कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का परसेंटेज 85% रहता है और 15% रहता है जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रेस सिचुएशन में हमारे बॉडी में काम करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट था, A is correct. The cortical nephrons are more in number than the juxtamedular. Yes, 85% cortical nephron है, 15% JMN है. Podocytes are present in parietal layer of Bowman's capsule. No, podocyte कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल होते हैं जो ग्लोमेरुलस के सरफेस में रहते हैं and is present in the visceral wall of Bowman's capsule. Bowman's capsule का ही पार्ट है जिससे स्लिट फिल्ट्रेशन पोर बनता है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं अभी कि सपोज यहाँ पे देखे, ये हमारा Bowman's capsule है, मान लो ये PCT हो गया, ये एफरेंट आर्टरियल हो गया, ये फ्रंट आर्टरियल हो गया, ये ग्लोमेरुलस है। तो ये विसरल वॉल इसको मीन कर रहे हैं हम, दिस इज विसरल, एंड जो ये आउटर वॉल है दिस इज व्हाट योर पेराइटल। ये तो पीसीटी का हो गया, क्यूबॉइडल दिखेगा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, तो विसरल इस तरफ है। तो हमें एक चीज याद रखना है, ग्लोमेरुलस के सरफेस में कुछ ऐसे कुछ सेल्स रहते हैं इस तरह के डिजाइन वाले, पोडोसाइट बोलते हैं उसे, इस तरह से। तो एक चीज हमें याद रखना है, जो ब्लड है वो 3 लेयर से छाप के आता है। एक तो तुम्हारा है ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी है, उसके बाद तुम्हें बेसमेंट सब्सटेंस मिलेंगे इन दोनों के बीच में, फिर पोडोसाइट मिलेगा। तो एक ग्लोमेरुलस का है, फिर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पार्ट है सब्सटेंस, इसके बाद पोडोसाइट मिलेगा, फिर ये आएगा। तो 3 लेयर क्रॉस करके आता है, जैसे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, समझे कि नहीं। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड है तो ब्लड छाप के जब पीसीटी में जाके गिरेगा, जिसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ओके, उसी फिल्ट्रेट को हम यूरिन भी बोल सकते हैं कि जो बाद में जाके यूरिन ही बनेगा। तब वो ग्लोमेरुलस के अंदर से एक एंडोथेलियम लाइनिंग होगा, उससे निकल के जाएगा बेसमेंट सब्सटेंस, उसके बाद मिलेगा पोडोसाइट, उस जिसे हम स्लीप फिल्ट्रेशन पोर बनाता है, उसके बाद वो जाके गिरेगा पीसीटी में। तो इसलिए आपको याद रखना वो 3 लेयर्स क्रॉस करता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या गलत है, इसमें पेराइटल नहीं होना चाहिए था, इसमें होना था विसरल वर्ड। विसरल मीन्स इनर लेयर। ओके, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद डेंस माइक्रोविली। करेक्ट, जब भी तुम्हें पूछेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे है, तुम नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल बोलोगे। मेनली तुम बोलोगे ब्रश बॉर्डर जो पॉइंट है वो पीसीटी में होता है, जो पेज नंबर 294 में पीसीटी में मेंशन है ब्रश बॉर्डर, और 101 में वहाँ पे वो माइक्रोविली लिखे है, वो सेम ही चीज होता है, माइक्रोविली को ही हम ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या है, तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम वो मार्क करना है। ओके, तो इसमें इनकरेक्ट था इसलिए आपको मार्क करना था सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 163।
क्वेश्चन नंबर 163 अब डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पूछा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से। सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर व्हाइल एक्सक्रीटिंग पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। तो इसमें अगर हम देखेंगे द बेस्ट स्टेरॉइड इज व्हाट, स्टेरॉइड हार्मोन, इसमें एल्डोस्टेरोन आ रहा है, बिकॉज एल्डोस्टेरोन जो होता है वो जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, और एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्बिंग सोडियम, वाटर, as well as they are responsible for decreasing the amount of this urine output also, because वो water और sodium को बैक बॉडी में दे देता है, वो याद रखना है। तो कुछ पॉइंट्स याद रखना कि वो कहाँ से सिक्रेट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा कहाँ से, तब तुम बोलोगे एड्रिनल कॉर्टेक्स एरिया से, ओके, मेड्यूला से नहीं। एक चीज और, तुम्हें जब पूछेंगे ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो भी होता है वो किसे स्टिमुलेट करता है, तब जोना फेसिकुलेटा है, लेकिन जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो स्टिमुलेट कौन करता है, stimulated by, it gets stimulated by angiotensin 2, angiotensin 2 से ये स्टिमुलेट होता है, ओके। फिर नेक्स्ट याद रखना है वेसोप्रेसिन, और इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी बोल रही हूँ, सुन लेना, ये दोनों का सिमिलर क्या है, दोनों ही वाटर और NaCl का बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोथ प्राइमरली एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है NaCl के बैलेंस के लिए बॉडी में, उसका परसेंटेज, एंड सेकेंडली वाटर, और वेसोप्रेसिन का प्राइमरी रोल है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सेकेंडरी NaCl, ठीक उल्टा, इसका मेन है NaCl, इसका मेन है वाटर, वो याद रखना। वेसोप्रेसिन का और एक नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसलिए उसका नाम रखा क्योंकि मेनली वो वाटर की तरफ वो करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, ओके। एस्ट्राडियोल हमारा क्या है, एस्ट्रोजन का एक प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, फीमेल में उसे एस्ट्राडियोल बोलते हैं, और कॉर्टिसोल हमारे जोना फेसिकुलेटा से सिक्रेट होता है, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 आपको इवोल्यूशन से पूछा है। प्लेसेंटल वुल्फ एंड तस्मेनियन वुल्फ मार्सुपियल दिस एग्जिबिट, तो जो बहुत सारे स्मार्ट बच्चे वो तुरंत समझ जाएंगे, बिकॉज प्लेसेंटल और मार्सुपियल मैमल लिखा हुआ है, उसमें कभी भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा, दिस इज अ साइन ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि व्हेनेवर मेनी एडाप्टिव रेडिएशन ऑकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, एक लाइन है ना 133 में था शायद इवोल्यूशन में, आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया विथ सेम नीश प्रेफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आई एम रिपीटिंग, whenever different types of many adaptive radiation occurring in isolated geographical area, that is Australia, with same type of niche preference. What is niche? फूड पैटर्न खाने का सेम है, रहने का पैटर्न सेम है, शेल्टर सेम है, क्लाइमेट मेनली सेम है, तब जाके उसमें फंक्शनल अडेप्टिव फीचर सेम गिर जाता है, तब उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। ये कन्वर्जन में आएगा। कन्वर्जन और पैरेललिज्म दोनों सेम है, लेकिन एनसीईआरटी में देखना कन्वर्जन वहाँ पे लिखा हुआ फिगर के नीचे। जब भी ये दोनों ऑप्शन आ गए, कंफ्यूज नहीं होके आप ये मार्क कर देना, ये मत करना, ओके। पैरेलल इवोल्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल आपके इवोल्यूशन के समरी में है, जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन से लिंक करके वो दिया गया है, लेकिन ये भी पैरेलल की तरह ही है, तस्मेनियन वाला प्लेसेंटल वाला, लेकिन बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन दोनों में से आप प्लीज ये मार्क करके आओगे कन्वर्जन। अगर ये नहीं होता तब हम ये सोचते, ये ऑलरेडी है तो इसलिए हमें यही मार्क करना है। क्लियर? एनसीईआरटी पेजेस में, एनसीईआरटी डायग्राम्स में जो भी मेंशन है वही जनरली हमारे आंसर्स रहते हैं, ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 ये आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से पूछा गया है, पेज नंबर 195 के एकदम लास्ट में देखना लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ इको R1। इको R1 का सोर्स क्या है? एश्चेरिशिया कोलाई RY13। RY13 उसका सोर्स है, बिकॉज इसी स्ट्रेन से ये बनाया गया था, ओके। और इको R1 हमें क्या देता है? इको R1 हमें देता है दिस वन, योर ब्लंट एंड, नो ब्लंट एंड वो नहीं देता हमें, वो स्टिकी एंड देता है, जो कि पेज नंबर 196 में बहुत सुंदर से वहाँ दिखा है। बस एक चीज वहाँ पे गलत है कि ऊपर वेक्टर में और फॉरेन डीएनए में दोनों में उसका जो बेस पेयर वो चूज करता है G और A के बीच में, इस तरफ थोड़ा सा गलत है, वो थोड़ा सा देख लेना, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 आपको इन्वायरमेंटल इशू से पूछा है। व्हाट इज द 3 माइल आइलैंड फेमस फॉर? इसमें आपको मार्क करना था, इट वाज अ साइट फॉर न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट यूएस का। ऐसे और भी ऑप्शन उसमें दिया हुआ है इसके साथ, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट के साथ साथ आपको चेरनोबिल भी दिया है, वो भी आप पढ़ के रख लेना, ओके। तो चलो इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था, ये आपको सी मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 167 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा गया है। उसमें तुम देखना रॉकेफोर्ट चीज़, फिर यहाँ पे है बिग होल चीज़ जैसे स्वीट चीज़, फिर उसके बाद जो भी वो पेज है 180 में था शायद, 180, 183, 187, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कवर कर लेना अच्छे से रीडिंग करके। तो इसमें आंसर क्या था? बिग होल स्वीट चीज़ आर मेड बाय बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हमें पता है कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, ओके। वो याद रखना है कि प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी
बनानी जो है वो बिग होल चीज बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो स्विस चीज में जो बिग बिग होल रहता है, जैसे हिकोरी डिकोरी डॉग जो पॉइंट था, मैं क्लास में भी बोलती हूँ, जो होल्स है इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आप कर लेना। फिर नेक्स्ट अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में हार्मोन्स रिलेटेड टू हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सेमिक एंड हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट्स इन ह्यूमन बॉडी आर। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा है। इसमें आपको क्या मार्क करना, हाइपरकैल्सीमिक। व्हाट इज हाइपरकैल्सीमिक? जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है वो है पैराथॉर्मोन, जो सिक्रीट होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में, डोर्सल साइड में है, जो कि 4P साइज ग्लैंड है, याद रखना। PTH जब भी हाई होता है तब हमारा कैल्शियम लेवल ब्लड का हाई होगा और बोन का कम होगा। ओके, और PTH जब लो होगा तो ब्लड का कैल्शियम लेवल घटेगा और बोन का कैल्शियम लेवल बढ़ भी सकता है बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ TCT, वो याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें हाइपरग्लाइसेमिक पूछा। व्हाट इज हाइपरग्लाइसेमिया? हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का परसेंटेज ब्लड में इंक्रीज होना। तो हमें पता है ग्लूकोज का परसेंटेज इंक्रीज करने वाला द बेस्ट हार्मोन है इंसुलिन के अगेंस्ट में इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक। अगर इसमें ग्लूकागॉन ऑप्शन नहीं रहता तो क्या रह सकता है? तब कॉर्टिसोल रहेगा। ओके, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको पैराथर्मोन एंड ग्लूकागॉन मार्क करना था। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? ये सीक्रेट होता है, थोड़ा सा दूसरा मैं बोल दूं रिवीजन के लिए। थायरोकैल्सिटोनिन हम TCT बोलते हैं, जो कि एक प्रोटीनस हार्मोन है और थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है। इसका रोल होता है बोन के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना और ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। इसका मतलब वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है डिक्रीजिंग इट, वो याद रखना है। इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल से सीक्रेट होता है, वो हाइपोग्लाइसेमिक है, जो सेलुलर अपटेक को सपोर्ट करता है बाय इंस्ट्रक्टिंग हेपेटोसाइट एज वेल एज एडिपोसाइट्स। ओके, थाइमोसिन सीक्रेट होता है थाइमस ग्लैंड से, जिसका रोल होता है बी सेल्स टी सेल्स प्रोलिफरेशन दोनों में, और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम दोनों में वो पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है। ग्लूकागॉन तो अभी बात किया। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है तुम्हारे एंटेरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस से, सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं उसे, और उसका रोल होता है लीवर को स्टिमुलेट करके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट करा के फिर बोन कार्टिलेज और बॉडी का ग्रोथ को सपोर्ट करना। ओके, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है जो टारगेट है, वो बॉडी टिश्यूज को ही स्टिमुलेट करते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा गया है। कैट से, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। इसमें लिखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल, यही मार्क करना था। इसमें नॉर्मली जब भी हम कोरोनरी आर्टरी देखते हैं विच इज सप्लाइंग टू द हार्ट वॉल, उसके अंदर ऐसे डिपोजिट हो जाता है फैट, कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल। तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, हार्ट मसल को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू होता है। इससे वेंट्रिकुलर वॉल का जो सेल है वो वीक हो जाता है और धीरे धीरे उनका डेथ भी हो जाता है। ये मैंने बोला भी था आपके वीडियो में पहले, जिसे मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन बोलते हैं और उसी से हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, एक चीज और, एथेरोस्क्लेरोसिस तो हमारी बुक में मेंशन है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो डिफरेंस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किसी का है तो उसमें कैल्शियम तो होगा, फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होगा, लेकिन उसमें एक चीज और लिखा है, फाइब्रस टिश्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो हमारा कोरोनरी आर्टरी है उसका तो 3 लेयर होता है। मिडिल लेयर में स्मूथ मसल जो होता है उसका भी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी डिपोजिशन। इसका ग्रोथ होने से ये ल्यूमेन और नैरो होना शुरू हो जाता है, इसलिए वहां पे फाइब्रस टिश्यू लिखा है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ स्मूथ मसल इन ट्यूनिका मीडिया ऑफ कोरोनरी आर्टरी, वो याद रखना है। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज आर्टरियोस्क्लेरोसिस? आर्टरियोस्क्लेरोसिस कब होगा? जब कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ना शुरू हो जाएगा, उससे जो कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ड हो जाता है और उससे आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का बनना, ऐसे अगर है मार्क एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो इनडाइजेशन जो होगा, इसमें क्या होगा, 1 इनडाइजेशन, इसमें मतलब जो 1B लिखा है, दैट इज फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिसे इनडाइजेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन में एक चीज है कि पुराने बुक में लिखा है कि फीकल मैटर का स्टोर होना इन रेक्टम, रेक्टम नहीं होगा, कोलोन होगा। वो मैंने करेक्ट जो नया वर्जन ऑफ न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी है उसी वाला दिया है, उसका ये दिया है। उसमें 2C है, दैट इज यहाँ पे जो कॉन्स्टिपेशन है, फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलोन, यही है। 3A है, दैट इज वॉमिटिंग, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड पार्ट कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक वाइटल रिफ्लेक्स है जो ब्रेन कंट्रोल करता है। और एक चीज, वाइटल रिफ्लेक्सेस स्वेलोइंग, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट रेगुलेशन, पेरिस्टल्सिस, चर्निंग मूवमेंट, डेफिकेशन, ये सब कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। और सिंपल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रखना। लास्ट वाला है डायरिया, ये तो करेक्ट करोगे ही तुम। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, तो ये मार्क करना था। इसमें इतना डिस्कशन नहीं
नहीं है, लेकिन कभी कभी सिंपल क्वेश्चन लेंथी होने से एग्जाम के टाइम में हम गलत करके आते हैं, वो प्लीज मत करना। इसलिए हम आदत डाल रहे, थोड़ा कभी कभी सिंपल भी देंगे, टफ भी देंगे, थोड़ा सा लेंथी भी देंगे, शॉर्ट भी देंगे, सबका ही आपको आदत पड़ना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन साइमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 171। क्वेश्चन नंबर 171 आपके पेज नंबर 321 से लिया गया है एनसीईआरटी 11 का, ह्यूमन ब्रेन से। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ फोर ब्रेन इन ह्यूमन कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। दिस रीजन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। ओके, ये याद रखना था। अब एक बात सुनो, व्हाट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स? सेरेब्रम हमें पता है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रम। तुम्हारा जो ब्रेन है, स्कल के नीचे मेनिंजेस होगा, फिर जो पूरा दिख रहा है तुम्हें कवर, फर्स्ट कवर जो, वही सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। उसमें फ्रंटल रीजन है, पैराइटल है, टेम्पोरल, ऑसिपिटल है। फिर तुम थोड़े से अंदर जब जाओगे, वहां पे तुम्हें एक एसोसिएशन एरिया मिलेगा। उसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के साथ साथ कुछ ऐसे न्यूरॉन्स है, ना वो सेंसरी है ना मोटर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि यहीं पे हमारा जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो अच्छे से होता है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, चीज़ों को कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, विथ एक्सपोजर एरिया ग्रो होता है, जिसे हम लोग एसोसिएशन, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है एसोसिएशन एरिया, टू एसोसिएट विद द इमीडिएट इन्वायरमेंट। ओके, मेमोरी प्रोसेसिंग, जितना कुछ भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करोगे, इसी एरिया के थ्रू करते हो। एक चीज और देख लेना, पेज नंबर, ये तो हो गया। पेज नंबर 320 में ब्रेन में एक डायग्राम है, एक फ्लावर टाइप नीचे की तरफ, वो है तुम्हारा ट्री ऑफ लाइफ, जैसे हम लोग बोलते हैं अर्बोर वाइटे, वो याद रखना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा है, एलर्जी से। इसमें बहुत सिंपल है कि देखो, हमें पता है कि एलर्जिक रिएक्शंस, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनी नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। और सबसे ज्यादा डेंजरस है डिफिकल्टी ब्रीदिंग, क्योंकि जब भी एलर्जन एंटर करता है पूरे बॉडी में, अगर कुछ भी करे तो समहाउ वी कैन मैनेज, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तब प्रॉब्लम आ सकता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, जैसे सेटजीन, ये सब वगैरह होता है, एड्रेनालिन, कैटेकोलामाइंस, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उस जगह का सूजन या तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा। स्टेरॉइड्स रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ओके, ये सब सिम्टम्स रिड्यूस करता है स्टेरॉइड्स। तो इस तरह से स्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। क्लियर? लास्ट वाला है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स एंड डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर मतलब एनिमल हेयर, और उसका डेफिनेशन भी देख लेना, एक्सेग्रेटेड फॉर्म ऑफ एनी रिएक्शन, उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि आंसर आपको यही मार्क करना था, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा येलो में। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। फाइन, ये करेक्ट है, ये गलत है, इओसिनोफिल नहीं है। इसमें क्या होना था? बेसोफिल। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें बेसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन टुगेदर विथ योर मास्ट सेल ऑफ एरियलर टिश्यू। ओके, तो एनसीईआरटी में बेसोफिल था, बेसोफिल ही याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा गया है। व्हाट कॉजेज द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू शिफ्ट टू राइट, जो कि 275 पेज नंबर में है, 274 में है। उसमें आप देखना एक कर्व है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, सिग्मोइड कर्व जिसे बोलते हैं। वो क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है और हेमोग्लोबिन है, उसका बाइंडिंग एरिया है लंग्स, जहाँ पे तुम्हारा PCO2 लो रहता है, PO2 हाई रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, pH हाई रहता है और H+ कम रहता है। ओके, तो इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंड कर सकते हैं। टिश्यू एरिया की तरफ क्या है, PCO2 हाई रहेगा, PO2 बहुत कम ही रहेगा, टेम्परेचर रहेगा हाई, कैटाबोलिक रिएक्शन हो रहा है। इस तरफ से आपका नेक्स्ट है जो pH है वो लो रहेगा और H+ कंसंट्रेशन हाई रहेगा। दिस थिंग्स फेवर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन, तभी जाके हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा टिश्यू एरिया में, जो उसका मेन एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन को हम यूज करेंगे और फूड को तोड़ के एनर्जी हमें मिलेगा। तो इसमें वही पूछा गया है कि व्हाट कॉजेज ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, या डिसोसिएशन कार्ड। हाई PCO2 एंड लो pH, बाकी देखो मिल नहीं रहा है। हाई PO2 हाई टेम्परेचर नहीं होगा, हाई PO2 हाई टेम्परेचर, ये होता तो होता, ये तो नहीं होगा। फाइन, हाई pH एंड हाई PCO2 ये होता, लेकिन हाई pH नहीं हो, हाई pH से अल्कलाइन सिचुएशन है। लो टेम्परेचर नहीं होगा, हाई pH भी नहीं होगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आ रहा है दोनों, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है। आप एक काम करना, इसके लिए इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। आप ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंडिंग कर लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन के लिए चाहिए। मैं पहले भी बोला था वीडियो में, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का लिख लेना, इधर वो भी लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन एसोसिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन। तो अब आपका क्लियर रहेगा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 175 जो कि एनिमल किंगडम से आपको पूछा है, मैच द फॉलोइंग। पाइला क्या है, मोलास्का है, मोलास्का में प्रेजेंस ऑफ शेल, तो ये शेल होगा। फाइन,
ये लिखा है इसमें। B1 पेरिप्लेनेटा जॉइंटेड अपेंडेजेस। एस्टेरियस का C3 दैट इज योर स्टारफिश डिस्टिंक्टिव फीचर वाटर वास्कुलर सिस्टम। फिर D4 टॉर्पेडो, टॉर्पेडो में तुम्हारा क्या होगा, D4 को मार्क करोगे, दैट इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन, यस, क्योंकि तुम्हारा इधर टॉर्पेडो जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन है और ट्राइगन क्या था, स्टिंगरे है, फाइन। सिटाकुला जो है, सिटाकुला यहाँ पे तुम देख लो E2 जो है बोन विथ एयर कैविटीज दैट इज न्यूमेटिक बोन्स बोल रहे हैं, और डॉगफिश में क्या है, प्लेक्वाइड्स के लिए, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिश है इसलिए प्लेक्वाइड लिखा हुआ है, ओके। तो कार्टिलेजिनस फिश में प्लेक्वाइड होता है। गेनोइड टेनोइड किस में होता है, ऑस्टिकथाइस में होता है। पाइला जो होता है मोलास्का है इसलिए शेल लिखा है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में होता है, टॉर्पेडो में, कार्टिलेजिनस फिश है, और इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं उसे, ट्राइगन स्टिंगरे है। और साथ ही साथ एक चीज याद रख लेना इसमें, एस्टेरियस का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, और इधर सीटाकुला जो कि पैरोट है, बोन विथ एयर कैविटी, मतलब यहाँ पे मीन कर रहा है न्यूमेटिक बोन, ओके, जो कि अंदर से क्या है, खोखला है, खाली है, इसलिए वो आराम से उड़ पाते हैं, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 आपको एनिमल टिश्यू से पूछा गया, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, पेज नंबर 102, और डायरेक्टली वहीं से जंक्शन का आता है। आपको ये याद रखना है कि सेल जंक्शंस, टाइड, एडरिंग और गैप जंक्शंस आर फाउंड इन, जब चारों ऑप्शन मिले एपिथेलियल टिश्यू मार्क करना है, बिकॉज देखा गया है कि एपिथेलियल टिश्यू में सबसे कॉमनली जंक्शंस पाया जाता है टुगेदर विद मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में नहीं रहता। एक चीज और, टाइट जंक्शन जो होता है वो लीक प्रूफ बनाता है सेल को, जिससे कि उससे फ्लूइड कोई भी बाहर नहीं निकले। गैप जंक्शन क्या होता है, सेल के बीच में एक प्रोटीन का टनल होता है, चैनल, जहां से मॉलिक्यूल्स आना जाना करता है, बिग मॉलिक्यूल्स समटाइम्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एज वेल एज आयंस, वो याद रखना है। और एडरिंग जंक्शन जो होता है सेल टू सेल को चिपकाने में हेल्प करता है, जिससे कि उसमें कभी कभी स्मॉल मॉलिक्यूल पास हो सकता है, बट मेनली इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडहरिंग, चिपकाने में हेल्प करता है। और जंक्शंस कुछ भी नहीं होता, जंक्शंस क्या है पता, जंक्शंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, कैटरिन प्रोटीन, ऑक्लूडिन प्रोटीन्स, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। मेनली इट इज सीन इन केस ऑफ प्रोमिनेंटली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आपको यही मार्क करना है। जब भी जंक्शन मिल गया, बेस्ट आंसर इज ऑलवेज एपिथेलियल। अगर ऐसे चारों ऑप्शन है, एक मार्क करना है तो ये मार्क करना है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 तुम्हें 305 से पूछा गया है, दैट इज योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें एक डायग्राम ये लेके रखे हैं और इसमें ABCD मार्क किया हुआ है, तो तुम्हें बताना है कौन सा पार्ट किससे टेली कर रहा है। जो यहाँ पे A है, ये तो Z लाइन है, बिकॉज इज बाइसेक्टिंग योर आई बैंड। तो Z लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज इलास्टिक मेम्ब्रेन या फाइब्रस मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन, इसलिए ये डार्क दिख रहा है क्योंकि ये फाइब्रस है। नेक्स्ट में याद रखना है, इसमें लिखा है B कौन सा पार्ट है, ये यहाँ से लेके इधर तक, तो ये क्या है, A बैंड है। A बैंड जो होता है, ए बैंड जो होता है उसमें कुछ डार्क है, एक पार्ट पूरा डार्क पैच आता है, जो ये वाला एरिया है इसमें देखना डार्क है पूरा, 305 में जाके देखना, बिकॉज उसमें मायोसिन और एक्टिन का कॉम्बिनेशन है। इधर आ रहा है एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, ऐसे करके ये एरिया डार्क दिखता है। ये भी ए बैंड का पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड का एच जोन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन, क्योंकि इस एरिया में एक्टिन नहीं है, इसमें सिर्फ मायोसिन होता है। और यहाँ से एक लाइन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन, जो यहाँ पे दिया नहीं है इस बार मैंने। एम लाइन जो होता है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो इस एरिया से जाता है, ओके। तो हमें क्या मैच करना था, ए तुम्हारा आ गया Z लाइन, ये समझ गए तुम। B A बैंड आ गया कवर करके। C इज आई बैंड, ये वाला आई बैंड है क्योंकि ये कवर कर रहा है एक्टिन वाले पार्ट को ऑनली, तो आई बैंड है। आई बैंड को ही बाइसेक्ट ये करता है Z लाइन, इसलिए वो है आई बैंड। ये हो गया एच जोन, क्योंकि मिडिल ऑफ क्या है, मिडिल ऑफ ए बैंड में है। और ई सर्कोमियर है, Z लाइन से लेके Z लाइन तक, दिस इज अनदर Z लाइन, दिस इज अनदर Z लाइन, Z टू Z, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज सर्कोमियर, जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्टाइल यूनिट। जब भी मसल काम करता है, उसमें करंट रन करता है, तो यूनिट में करंट रन करता है। कंट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होते रहता है, ओके। करंट आगे बढ़ते रहेगा, ये पार्ट कंट्रैक्ट होगा, फिर वो रिलैक्स में जाएगा, फिर वो करंट आएगा, फिर कंट्रैक्ट होगा, इस तरह से, क्लियर। तो हमें इतना याद रखना, यहाँ पे एच जोन के मिडिल में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग बोलते हैं एम लाइन, क्लियर। पेज नंबर 305 देख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 आपको इवोल्यूशन से पूछा है। The hominid fossils which were discovered in Java in 1891 revealed a stage in human evolution called Homo erectus, क्योंकि Homo erectus 1891 में जावा में फॉसिल मिला था और वो कार्निवोरस भी है, याद रखोगे, ओके। जावा मैन भी बोलते हैं उसे। उससे पहले था होमो हेबिलिस, उससे पहले था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उससे पहले था रामापिथेकस, एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के बेसिस पे था ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मेंशन नहीं हुई, याद रख लेना, और फिर होमो सेपियंस जो हम हैं, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178।
क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर नर्कोटिक्स। जब भी वर्ड नर्कोटिक्स आपको मिल जाए आप समझ जाना पॉपी प्लांट से डिराइव होता है। पॉपी प्लांट के अनराइप फ्रूट से एक लेटेस्ट निकलता है, दैट्स मिल्की फ्लूइड, उसी से हम बनाते हैं मॉर्फिन। वही मॉर्फिन से डिराइव होता है हेरोइन। हेरोइन को स्मैक भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या मार्क करना था आपको? नर्कोटिक्स लिखा है कैफीन नो, एलएसडी एंड कोकेन, बार्बिटूरेट्स एंड दिस, हेरोइन एंड मॉर्फिन, ये मार्क करना था। इसमें कुछ पॉइंट्स में लिख देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये पोर्शन याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से हेल्प कर पाऊँ। कि इसमें जो कैफीन है याद रखना है स्टिमुलेंट है, माइल्ड स्टिमुलेंट के कैटेगरी में गिरता है। ओके, एलएसडी एंड कोकेन अगर तुम्हें पूछेंगे, एलएसडी हेलोसिनोजन है, हेलोसिनोजन, जो कि हम डिराइव करते हैं एक फंजाई से जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ये शायद बॉटनी में आपको मिला होगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पहले ह्यूमन डिजीज में था लेकिन नए बुक में अभी नहीं है, फंजाई है। कोकेन हम डिराइव करते हैं एरिथ्रोजाइनम कोका, ये स्टिमुलेंट भी है जो डोपामाइन के उसको रोकता है, डोपामाइन के वर्क को इंटरफेयर करता है, टुगेदर विद ये हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी इसमें थोड़ा सा है, दोनों में गिरता है। बार्बिट्यूरेट जो हम स्लीपिंग पिल्स में यूज करते हैं, ओके, केमिकल है, इट्स नॉट डिराइव फ्रॉम एनी प्लांट, दिस इज केमिकल। बेंजोडाइजेपिन जो होता है ये भी तुम्हारा सीडेटिव है, दोनों ही सीडेटिव हैं। रह गए ये दोनों नार्कोटिक है, ये दोनों। और मॉर्फिन को हम लोग देखना पेज नंबर उसमें आपके हीमोथैलेमस डिजीज में एक पेज में मेंशन है एज एनाल्जेसिक नर्कोटिक्स। अगर एनाल्जेसिक नर्कोटिक्स आया तब आपको समझ जाना दे टॉकिंग अबाउट मॉर्फिन। मॉर्फिन से ही हेरोइन बनता है और हेरोइन का और एक नाम क्या है? स्मैक। ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा देख लो कि किस तरह से आपको डील करना है। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 आपके बायोटेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट में, कि इंसुलिन को हम ऑरली क्यों नहीं ले सकते। इसमें बेस्ट आंसर होगा क्योंकि इंसुलिन एक पेप्टाइड है। अगर हमने इंसुलिन को ऑरली लिया तो ऑटोमेटिकली पेप्टाइड है, 51 अमीनो एसिड का चेन है, वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। जब ब्लड तक जाके हमारे सेल्स को वो टारगेट करेगा तब तक उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको हमेशा ही मार्क करना है इंसुलिन इज ए पेप्टाइड, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें उसे इंजेक्ट करना है, ऑरली नहीं लेना है, टैबलेट के फॉर्म में नहीं लेना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 आपको पूछा गया है एक मतलब मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के बेसिस पे, बायोटेक्नोलॉजी से है। इसमें आप देखो, जीन थेरेपी एन एब्नॉर्मल जीन इज रिप्लेस बाय नॉर्मल जीन। यस करेक्ट। जैसे हमारे उसमें हमने पढ़ा था बी सेल एंटी सेल्स इमेच्योर है, अगर उसमें एडीए नहीं है तो वो मैच्योर नहीं होगा, तब हमें बाहर से एडीए का जो जीन है उसे डाल के उस बी सेल्स टी सेल्स इमेच्योर बी सेल्स टी सेल्स में डाल के हम जीन थेरेपी करते हैं। तो इन दैट बेसिस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हिंट 2 इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, करेक्ट। क्लोनिंग एबिलिटी इज मल्टीप्लाई द कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन इकोलाई, जो मैंने तुम्हें समझाया था 19 वाले वीडियो में। स्टेफाइलोकोकस से जो हम लेते हैं, सल्मोनेला टाइफोमेरियम से जो हमने कलेक्ट किया था प्लाज्मेट, फिर उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला था और 1972 में इकोलाई में उसे डाल के हमने आरडीएनए पहली बार कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, तो वो दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। क्लोनिंग का मतलब ही कॉपीज फॉर्म करना होस्ट के अंदर, और अगर हमने आर्टिफिशियली एम्पलीफाई करना है किसी भी जीन को तो हम बेस्ट यूज करेंगे पीसीआर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें इनकरेक्ट सेट या रॉन्ग मैच क्यों है? डिजाम पैथोजन ये नहीं होता। जो जीनगन मेथड होता है एक मशीन होता है, बायोलिस्टिक मेथड, जिसमें हम प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पर जो डिजाम पैथोजन है इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बोला भी था, रेट्रोवायरस होगा एनिमल के लिए। ओके, नेक्स्ट होगा तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफाइसेट का टीआई प्लाज्मेट, और एक अगर वैक्सीनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो है एडिनोवायरस। तो ये 3 नाम याद रख लेना जो डिजाम पैथोजन में गिरते हैं, बिकॉज उसका जो आर्म है जिससे वो हमें बीमार करते हैं, उसका जो जीन है या तो उसका कोई भी ऐसा पीस है जो प्रॉब्लम कर सकता है हमारी बॉडी में, उसी को निकाल के उसी में हम प्लेस करते हैं अपना फॉरेन डीएनए, फिर उससे काम करवाते हैं, इसलिए उसे डिजाम पैथोजन बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 आपको पूछा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द एलिमिनेशन से। पुराने बुक में कुछ और डाटा था, नए बुक में कुछ और है, ये थोड़ा सा मुझे लिख के देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव बाय लंग्स, 200 ml पर मिनट, ये है मिनट का। अगर आया डे का तो 18 लीटर पर डे, जो पुराने बुक में था। ओके, ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स कितना रिमूव करते हैं। एक चीज और, एक्सहेलेशन के टाइम पर डे 1/2 लीटर पानी निकल जाता है, अराउंड 450 to 500 ml हम निकालते हैं एक्सहेलेशन के थ्रू, वो याद रखोगे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 182।
क्वेश्चन नंबर 182 में द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैज बिकम एम्बेडेड इन। पेज नंबर 47 में जाओगे एनसीईआरटी 12 में, वहां पे जाके देखो जब भी स्पर्म बनता है वो सर्टुलरी सेल से अटैच है। ओके, दैट मीन्स बिफोर स्पर्मिएशन जब स्पर्मेटेड स्पर्म बनता है कुछ देर के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए टेस्टिस के अंदर, सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, तब वो कुछ देर तक उसका हेड सर्टुलरी सेल्स में एम्बेडेड रहता है। फिर वो निकल के जब बाहर आता है एपिडिडाइमिस में, तब उसे फ्रुक्टोज मिलता है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, सर्टुलरी सेल का दो नाम और होता है, एक है सस्टेंटिकुलर सेल जो जिपमर में एक बार आया था, साथ ही साथ उसको नर्स सेल भी बोलते हैं जो आप लोगों को पता होगा। और सर्टुलरी सेल जो होता है वही एक ऐसा सेल है जिसे तुम एक टेस्टिस का जो स्लाइड होता है, अगर तुम हिस्टोलॉजी उसका देखोगे, सर्टुलरी सेल विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट कि टेस्टिस का है या ओवरीज का है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द आइडेंटिफाइबल सेल ऑफ टेस्टिस। ओके, वो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 आपको पूछा गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। लैक्टेशनल एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड thus the menstrual cycle does not occur during the period of intense lactation following parturition. This is associated with the high secretion of prolactin. क्योंकि लैक्टेटिंग मदर में, अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन बहुत हाई रहता है, ये मैंने आपको बोला था शायद पहले भी। प्रोलैक्टिन जाके सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को, तब हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये इन्फॉर्म करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच दोनों सिक्रेशन नहीं करता है तो हमारा जो वो प्रोसेस है, जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग का, ओव्यूलेशन का, सब प्रोसेस बंद रहता है, मेंस्ट्रुएशन में नहीं होता। ये लिंक है, तो आपको याद रखना है या मार्क करना था, ओवर सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर इज क्वेश्चन नंबर 184। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 184, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर 318। प्लीज अब नीचे वाला पोर्शन पढ़ लेना, बहुतों का डाउट रहता है। इसमें है, देखो, द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन इज रिस्टोर्ड एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम्स वन मोर रिस्पॉन्सिबल टू फर्दर स्टिमुलेशन बिकॉज ऑफ। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी सोडियम इन्फ्लक्स होता है फ्रॉम ईसीएफ टू आईसीएफ तब डिपोलराइज्ड होता है। डिपोलराइजेशन के टाइम में क्या होता है, जो करंट है ए साइड टू बी साइड फ्लो करता है। ओके, तो करंट फ्लो हो गया पूरे एक्सॉन में, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो करंट है वो रन कर रहा है और इम्पल्स जनरेट हो चुका है। दिस इज प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स। अब मुझे फिर से उस न्यूरॉन को रेडी करना है जिससे कि मैं नेक्स्ट स्टिमुली ले पाऊँ। तो मेरे पास दो रास्ता है, अगर मुझे क्विकली करना है और मेरा सोडियम आईसीएफ में इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फटाफट पोटेशियम को आईसीएफ टू ईसीएफ निकालेंगे। पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन करके फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ पोटेशियम निकाल के सिस्टम को रेडी कर देंगे जिससे कि हम फटाफट वो स्टिमुली ले पाए। लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि तुमने एक बार स्टिमुली लिया, सोडियम आया, करंट में रन हुआ, फिर तुमने पोटेशियम निकाल दिया, फिर स्टिमुली लिया, पोटेशियम निकाला, पोटेशियम निकाल के स्टिमुली आ रहा है और सिस्टम चल रहा है। लेकिन कभी ना कभी ऐसे हो सकता है कि जो आईसीएफ है उसमें पोटेशियम का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा तो नील हो सकता है, और सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए ऐसे। तो होमियोस्टेसिस पूरा जब बिगड़ता है तब हमारा सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा और 3 सोडियम हम आईसीएफ टू ईसीएफ भेजेंगे और 2 पोटेशियम फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ भेजेंगे जिससे कि दोबारा हमारा सिस्टम फिर से अच्छे से काम कर पाए। लेकिन हमें प्राइमरीली रेडी करना है, क्विकली रेडी करना है, जस्ट आफ्टर वन स्टिमुली। ठीक है, सिस्टम जब अभी भी बिगड़ा नहीं है, इतना होमियोस्टेसिस इतना चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तब हम इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम से भी काम चला लेते हैं। तब हम पोटेशियम को आईसीएफ से ईसीएफ में निकालते हैं और नेक्स्ट स्टिमुली आता है, ऐसे कर करके चल जाता है। लेकिन जब जाके आईसीएफ में सोडियम बढ़ जाता है बहुत और पोटेशियम नीली हो जाता है, तब जाके हमें जरूरत होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। ओके, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ होमियोस्टेसिस कि सोडियम बाहर ज्यादा रहे और पोटेशियम अंदर ज्यादा रहे। क्लियर, वो ध्यान रखना। तो इसमें पूछा वही है, द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन इज रिस्टोर्ड एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, जहां पे स्टिमुली एंटर होगा, द फाइबर बिकम्स वन मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन इज बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ। ये निकलेगा तभी, ये तो होगा नहीं, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आईसीएफ टू आईसीएफ तो नहीं होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम ईसीएफ टू आईसीएफ नहीं होगा, ये तो डिपोलराइजेशन मीन कर रहा है। ओके, ये डिपोलराइजेशन मीन कर रहा है। इफ इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम ईसीएफ टू आईसीएफ अगर होगा इन्फ्लुएंस का, तो इसका मतलब ये सोडियम पोटेशियम पंप अभी चल रहा है, होमियोस्टेसिस बिगड़ चुका है, तब ये होगा। ओके, ये कब होगा, क्विक रेडी करने के लिए, क्विकली रेडी करने के लिए सिस्टम। ओके, इफ्लक्स ऑफ बोथ पोटेशियम, ये तो होगा ही नहीं। तो इस बेसिस पे बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में लिखा है 317 और 318। प्लीज आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 185।
क्वेश्चन नंबर 185 आपको पूछा एनवायरमेंटल इश्यूज से। पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से डाला था। ये क्यों होता है उसका ये क्वेश्चन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1989, इसमें कुछ बच्चों को डाउट आया था, वाज टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो कि होता है CFCs। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब यूज करना, ऑटोमोबाइल का यूज कम करना, ये सब चीजों का। तो नॉर्मली CFCs ही होता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, ये सब कम होने से जो ओजोन है वो डिप्लीट नहीं होगा। तो उनका वही था कि किस तरह से उसे रिड्यूस करे, इसलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्वियोलियर एयर फिल्ड सैक इन लंग्स दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज 1100 to 1200 ml। इसमें एक बात मैं बताऊं कि हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं होने के कारण एक रेसिडुअल वॉल्यूम है, क्योंकि हम जितने भी जोर से सांस छोड़े द लिटिल बिट अमाउंट रिमेन इनसाइड द लंग्स, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन इज रेसिडुअल वॉल्यूम, इसलिए हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं होता है। सेकेंडली, हमारा जो लंग्स है उसमें सरफेस में एल्वियोली में लेसिथिन रहता है, वो भी एक वो है मतलब रीजन है जिससे लंग्स कोलैप्स नहीं होता। नेक्स्ट अनदर रीजन इज ल्यूरल फ्लूइड इन बिटवीन द दिस योर पेराइटल एंड विसरल ल्यूरा। ल्यूरल फ्लूइड भी एक ऑटोमेटिकली हमारे जो लंग्स को ज़्यादा एक्सपांड होने नहीं देता, जिससे कि थोड़े से केज और लंग्स में थोड़ा सा गैप रहे और रिड्यूस करे फ्रिक्शन रिड्यूस करने से लंग्स अगर बार बार जाके थोड़े से केज में चिपकने से वो फट सकता है, उस चीज को एक गैप, हल्का सा गैप रख देता है जिससे कि वो फटे ना लंग्स। तो दिस आर सर्टेन पॉइंट्स जिससे कि हमारा लंग्स जो होता है वो कोलैप्स नहीं करता। इसीलिए आपको इसमें यही सीखना था, मतलब मार्क करना था कि रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ दिस 1100 to 1200 ml। एक PMT के क्वेश्चन में, बहुत पुराने क्वेश्चन में, एक बच्चे ने मुझे डाउट भी पूछा था कि 1500 ml लिखा हुआ है। वो भी करेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट हम उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्पाइरोमेट्री यूज नहीं कर सकते, इसलिए 1100 to 1200 या तो 1500 तक अगर रेंज दिया है ये करेक्ट है। ओके, अब याद कर सकते हो। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 आपको इवोल्यूशन से पूछा है। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है कि डार्विन फिंचेस अडॉप्टेड टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑन द गैलापागोस आइलैंड पॉसेस डाइवर्स टाइप्स ऑफ बिग्स, क्योंकि कोई सीड ईटर है, कोई कैक्टस खाता है, इंसेक्टिवोरस है, ऐसे 14 to 15 वेराइटीज गैलापागोस आइलैंड में है, जो कि नॉर्थ उसमें है, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन देखो करेक्ट लगता है, ये भी करेक्ट है क्योंकि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन तो है, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, नीश प्रेफरेंस चेंज भी हुआ, एडाप्टिव रेडिएशन का भी बेस्ट एग्जांपल है, सब है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है या किसके तरफ इंडिकेट करता है, हमेशा याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। जब भी तुम्हें नेचुरल सिलेक्शन देंगे और यहाँ पे कंपटीशन दिया, तब तुम ये मार्क करके आओगे नेचुरल सिलेक्शन। ओके, एक चीज और, हमारी बुक में डार्विन फिंच के अगेंस्ट में दिया है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। अगर पूछा बेस्ट एग्जाम्पल में मार्सुपियल और ये दे दिया, तुम उसी को लिखोगे जो बुक में लिखा हुआ है, तो डार्विन फिंच मार्क करोगे। एक चीज, व्हाट इज स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन जो होता है, उन्होंने ये कहा है कि गॉड कोई था, एक सुपर नेचुरल पावर, उनके लिए, उनके हिसाब से उन्होंने अपने पूरे अर्थ को बनाया। वहाँ पे कोई स्पेसिस से कुछ नहीं बना है, नोबॉडी इज रिलेटेड टू ईच अदर, किसी का भी किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, जो कि डिस्कार्ड कर दिया था डार्विन ने। और म्यूटेशन का लिंक इसमें आता ही नहीं है, ये दो लिंक आता है, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन बी है, इसलिए आपको नेचुरल सिलेक्शन ही मार्क करना था। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 188। Question number 188, protein energy malnutrition such as occurrence of Kwashiorkor diseases may affect large sections of population during drought, famine and political turmoil। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा आपको, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से, PEM से पूछा, प्रोटीन एनर्जी malnutrition। तो इसमें आपको मार्क करना था, which of the following is related to Kwashiorkor disease, it is found in infants less than a year, this is a point related to marasmus। तो ये पॉइंट नहीं हुआ आंसर। ओके, साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड अदर कैलोरीज, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका ही डेफिशिएंसी है, दिस इज आल्सो फॉर मेरस्मस। एक्सट्रीम इमासिएशन, बहुत थिन हो जाना, मतलब एब्रप्ट वेट लॉस टुगेदर विथ नो फैट अंडर स्किन, तब भी आंसर होगा मेरस्मस। ये तीनों मेरस्मस से लिंक है। इट ऑकर्स एज रिजल्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय कैलोरी अदर कैलोरी डेफिशिएंसी, दिस इज क्वाशियोरकर, इसलिए आपको ये मार्क करना था डी। क्लियर? तो अब हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन करो उसमें कॉमन पॉइंट, डिफरेंसेस, सिमिलर पॉइंट्स, ये सब देख लेना है, जिससे क्वेश्चन में कुछ भी डाला जाए तुरंत उसे निकाल के बाहर ला सको। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 189।
क्वेश्चन नंबर 189 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको पूछा है, या आप दोनों चैप्टर से लिंक कर सकते हो, मिक्स क्वेश्चन है। एनिमल टिश्यू से आ जा रहा है, 3 चैप्टर से। एनिमल टिश्यू, इधर आ गया आपका स्केलेटल मसल वाला, दैट इज लोकोमोशन मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें विच ऑफ द मसल्स टिश्यू इज मल्टीन्यूक्लिएट, वॉलंटरी, बियोस्ट्राइशन, इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्व। ये पॉइंट डाला गया है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो इसमें आंसर होगा स्केलेटल मसल, कि हमें पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 2 डिवीजन होता है। एक डिवीजन है तुम्हारा ऑटोनॉमिक और दूसरा है तुम्हारा सोमेटिक। सोमेटिक इनर जो होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल करता है, और जो तुम्हारा ऑटोनॉमिक है ये हमारे कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल में होता है। तो ये वर्ड देख के तुम समझ जाना चाहिए था, ये नहीं आता है। एटलीस्ट ट्राइशन कंफ्यूज कर सकता है कि कार्डियक में भी है वॉलंटरी, लेकिन सिर्फ उसी में है स्केलेटल में। अगर ये भी किसी को ये पॉइंट पता है वॉलंटरी, तब भी मार्क कर लेगा। ये दोनों पॉइंट स्केलेटल का ही है, किसी से और मैच नहीं करता। तो इससे हमें हिंट मिल रहा है मल्टीन्यूक्लिएट से, वॉलंटरी से, सोमेटिक से, उससे हम पहचान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्केलेटल मसल। बाकी एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते है, ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। थोड़ा बता दो, स्मूथ मसल का 2 टाइप होता है, मल्टी यूनिट एंड सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट जहाँ पे भी रहेगा एक ही साथ कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, और जहाँ पे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल रहता है, जैसे ब्लड वेसल्स में होते हैं, वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन टाइम वेरी करता है। ओके, एक चीज और आपको याद रखना है, जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल में ह्यूमन का जो मसल है उसमें यूनिन्यूक्लिएट याद रखोगे, मल्टीन्यूक्लिएट नहीं, यूनिन्यूक्लिएट। और फ्यूजिफॉर्म पूछा तो स्मूथ मसल याद रखना। और टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल भी होता है, रेड स्केलेटल मसल, व्हाइट स्केलेटल मसल, ये सब पढ़ लेना। ओके, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 आपको बायोमोलिकुलर के पेज नंबर 146 और 147 से पूछा गया है। लिपिड्स आर फाउंड इन द एसिड्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यू टू एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज, बिकॉज हमें ये पता है कि जो लिपिड है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाता है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। जब सेल मेम्ब्रेन टूटता है तो वेसिकल फॉर्म होकर वो नीचे की तरफ आ जाता है। बट हमें ये याद रखना है कि लिपिड एक ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, कि वो पॉलीमरिक नहीं है, उसका साइज 800 डाल्टन क्रॉस नहीं करता। इसलिए हमारे पास ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इस क्वेश्चन का नीड क्या है वो देखना है हमें। लिपिड्स आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज, बिकॉज ऑन ग्राइंडिंग द बायोमेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म इनसॉल्युबल वेसिकल्स, इसलिए वो नीचे की तरफ आ जाता है। बाकी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। लिपिड्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, नो। लिपिड्स आर कम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ डिफरेंट, नो, पॉलीमराइजेशन उसमें होता ही नहीं है। और लिपिड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट अप टू 800 डाल्टन, ये करेक्ट है। लेकिन उसका नीड है क्वेश्चन का, वो क्यों एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है? बिकॉज ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट? नो, बिकॉज वो सेल मेम्ब्रेन में है, इसलिए वो टूट के नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, लेकिन प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, एसिड इनसॉल्युबल पुल में है, साथ ही साथ उसमें एक चीज और है, पॉलीमरिक है। ओके, ये पॉलीमरिक नहीं है, लिपिड पॉलीमरिक नहीं होते। क्लियर? तो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स 3 है, 4 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नेको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो ऐसा कुछ बोलना नहीं है, बस ये याद रखना है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन? माइस मार्क करना है। पहले मैंने आपको 95% के बेसिस पे दिया था, माइस ही था। माइस पोलियो के टेस्टिंग में भी यूज हुआ। अगर माइस अच्छे से वो बताता है तो नेक्स्ट स्टेज में हमें मंकी यूज करना ही नहीं पड़ता। बट इन सर्टेन केसेस हमें अभी भी प्राइमर्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि माइस में बहुत सारे रिजल्ट्स हमें नहीं मिलता। इसलिए एक लाइन वहां पे लिखा है इन पेज नंबर 214, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 193। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्ग ऑफ वायरोइड्स आइडेंटिफाई। इसमें ये माइक्रोब से लिया गया है, बॉटनी पार्ट नहीं, मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से ही लिया है ये। They are smaller than viruses, yes. They cause infections, yes. They lack a protein coat, yes. बट इसमें क्या गलत है? दे आर नॉट माइक्रोब्स, इस ऑप्शन में है। दे आर माइक्रोब्स। प्रियोन भी माइक्रोब्स है, वायरोइड्स भी माइक्रोब्स है, वायरस भी माइक्रोब्स है, फंजाई भी है और है। तो ये याद रखना है, इसीलिए नॉट जो लिखा है इसीलिए ऑप्शन गलत है, कि मैंने रॉन्ग दिया था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 194 देखेंगे। 194 इन्वायरमेंटल इश्यूज से है। The most appropriate solution of the treatment of the e-waste carried out in environmental friendly manner is recycling। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कंप्यूटर हो या तो मोबाइल्स हो, कुछ भी हो, उसे चिप्स निकालना, कोई भी चीज़ जैसे प्लास्टिक है उसका यूज़ कर सके, ये सब करना चाहिए। रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टू यूज दिस ट्रीटमेंट। ये ज़्यादातर को पता होगा, ये करेक्ट भी हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 में देखते हैं क्या है।
डैश एक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू गैस्ट्रिन, फिल इन द ब्लैंक। हमें ये पता है कि गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है जी सेल्स ऑफ स्टोमक से, और गैस्ट्रिन ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक को ही पैराइटल बोलते हैं, उसे स्टिमुलेट करके HCl सीक्रेशन कराता है। साथ ही साथ वो इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सीक्रेशन को सपोर्ट करता है। अगर गैस्ट्रिन कम हुआ तब IF सीक्रेट नहीं होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। अगर HCl सीक्रेशन नहीं हुआ तो पेप्सिनोजन टू पेप्सिन कन्वर्ट नहीं होगा और प्रोटीन डाइजेशन हैम्पर हो सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना उसका एंटागोनिस्टिक कौन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होता है जिसका और एक नाम है एंटेरोगेस्ट्रॉन। NCERT में GIP ही मेंशन है, इसलिए आप GIP याद रख लेना, और एक याद रख लेना एंटेरोगेस्ट्रॉन, उसी का नाम है एंटेरोगेस्ट्रॉन। उस या तो GIP गैस्ट्रिन के सीक्रेशन को रोकता है जब नहीं चाहिए, कि स्टोमक से फूड जब ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम कैन सेंस दिस कि अभी HCl और ज्यादा सीक्रेट होगा तो सिस्टम डैमेज हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 भी बहुत सिंपल है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किसे चाहिए, जो क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को और डायरेक्टली जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकता है। उसमें दो ही कैटेगरी है, एक स्टेरॉइड लिपिड डेरिवेटिव और दूसरा है आइडोथायरोनिन। बाकी जो ACTH है पेप्टाइड प्रोटीन में गिरेगा, ADH पेप्टाइड है, FSH ग्लाइकोप्रोटीनस है, सभी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के पे एक्ट करते हैं, और जैसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं योर न्यूक्लियर रिसेप्टर। आइडोथायरोनिन के एग्जाम्पल्स क्या है, आइडोथायरोनिन सर T3 एंड T4 जो कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं, फॉलिकुलर। पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है TCT, और जो स्ट्रोमा है वो फॉलिकल के बाहर होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो कुछ भी सिक्रीट नहीं करता, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 197। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी रिफर्ड टू एज इमोशनल ब्रेन। हमारे इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम है जो 4 ब्रेन का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है उसमें एक चीज और याद रखना, अगर ये ऑप्शन नहीं है मान लो लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन के हिसाब से, तब एमिगडाला मार्क करोगे कि एमिगडाला जो होता है वो मूड स्विंग्स या तो स्ट्रॉन्ग इमोशन को कंट्रोल करता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो कॉर्पस कैलोसम क्या है, एक नर्व ब्रिज है जो हमारे राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एपिथैलेमस क्या है, थैलेमस देखना 320 में है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस और जो पाया मैटर है, एक मेनिंज है ना, वो दोनों मिलके कॉर्ड प्लेक्सस बना के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है उस एरिया में। ओके, ब्रोकास एरिया क्या है, ब्रोकास एरिया हमारे 4 ब्रेन में होता है, और वो भी फ्रंटल रीजन में, इस एरिया में जो मोटर स्पीच एरिया है। ओके, इस एरिया को फ्रंटल एरिया बोलते हैं जो कि मोटर स्पीच एरिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 में कंफ्यूजन हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस सबको ही पता है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, जब बॉडी इंसुलिन रहते हुए भी इंसुलिन काम नहीं करता बॉडी में, तब आर्टिफिशियल इंसुलिन के से हम उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता, तो डेफिशिएंसी भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो गलत कहाँ पे था, ये क्यों आंसर है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्यूलिन लिखा है, देखो इन्यूलिन, इन्यूलिन होमोपॉलीसेक्राइड है, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन तो पेप्टाइड है। ओके, ये सब टर्म्स भी थोड़ा याद रखना, तब तुम्हें ध्यान रहेगा, सिमिलर वर्ड्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199। The content of dash increase the conversion of milk into card by lactic acid bacteria। ये माइक्रोब से है, LAB वाला। तो इसमें कौन सा कार्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट रहता है विटामिन B12 का, और विटामिन B12 का नाम केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। तो मैं सोची एक बार रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया तुम्हें, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन, ये सब। तो हमारे बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन 9 दोनों, B9 दोनों ही एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करते हैं और RBC मैचुरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इसलिए कार्ड खाना चाहिए। अभी भी एग्जाम के टाइम में आप लोग दूध से भी ज्यादा कार्ड खाना, वो रहेगा, पेट भी ठंडा रहेगा, RBC प्रोडक्शन हाई रहेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा बॉडी में, तो नींद भी नहीं आएगी, ATP प्रोडक्शन हाई रहेगा। लिंक है लेकिन, इसलिए कार्ड खाना चाहिए अभी। ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 200, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है ये। मेलोजिस्टिन इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट, रूट, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से तुम्हें पहले बताया था कि रूट को कैसे करते हैं, किस तरह से वो करते हैं 19 वाले वीडियो में। ओके, 19 नहीं, शायद फुल टेस्ट में बताया था। तो अब हम ये आज का पेपर को वो करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलो अच्छे से लेकिन देख लेना, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। अवॉइड मत करना, सभी चीज़ों को सुनने से हमें याद रहता है। थैंक यू वेरी मच।